चलिए तो मेरा वाला माइक आवाज कर रहा है क्या? सारे माइक बंद है ना? एक बार देख लीजिए आप। हेलो, मेरा ही है। हेलो हेलो। हाँ, एक पॉइंटर होगा जो ब्लैक कलर का, इतना बड़ा ऐसा। वो छोटा सा जिसको हम लोग, हाँ हाँ, हम्म, वो दिख नहीं रहा है। हाँ, वो चाहिए रहेगा एक्चुअली हम लोग को। आसपास में देख लीजिए, कहीं पे होगा चेयर वगैरह के आसपास। लेज़र था ना जिससे हम लोग स्लाइड बदलते थे, या वो लाल लाइट दिखाते थे, लेज़र ब्लैक कलर का। नहीं है इधर, तो देख चुकी हूँ। चलिए गए हैं, देखने गए हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है, मिल गया। कहाँ था? चलो थैंक यू, मिल गया, पॉकेट में चला गया था। हेलो 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 हेलो। ठीक है, बढ़िया। तो लगभग सभी आ गए हैं, और छोटे बच्चों वाली दीदियाँ बस अभी थोड़ा सा बच्चों के साथ में। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। तो जाने से पहले हमने क्या क्या देखा था? मेरे को लगा ट्यूबलाइट देखा था। जी, और समझने का प्रस्ताव है, पूर्ण समझ का प्रस्ताव है ना, ये देखे थे। और क्या देखे थे? हाँ जी, आप लोग माइक में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, जिनको भी बोलना है। भले ही आधी लाइन बोल रहे हैं लेकिन माइक में।
बोलिए दीदी, आप कुछ बोल रहे थे। दीदी बोल रहे थे, दीदी ये दीदी यही दीदी यही दीदी। माइक चालू करके ऊपर करिए, लाइट जलेगी। हाँ जल गया, हो गया, बोलिए। समझ के लिए पूर्णतः समझना, मान्यता समझ समझा रहे थे, वही समझ के बारे में। अच्छा, समझ के बारे में हमने देखा था। जी भैया। दीदी जैसे मान्यता सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन जब तक वो मानने के लेवल तक है, लेकिन जब वो अगर जानने में उतर आता है तब अगर हम सही कर रहे होते हैं तो सही समझ होती है, और ये जानना जरूरी है हमको। ठीक, बढ़िया। और कोई ऐड करेंगे कुछ? फर्स्ट हाफ में जो अपन ने समझा था, देखा था, किन्हीं को ऐड करना है? भैया, दीदी, बच्चे? चलिए, तो हमने जो सुबह देखा था, मेन ये चार्ट है, इसको हमने ये कहा था कि इसको अपने को एकदम बिठाना है अपने में, है ना। इसी चार्ट के आधार पे अगले पूरे 5-6 दिन जो बचे हैं हम चलेंगे, बिल्कुल इसी को आधार में रख के, ठीक है। तो एक चीज़, जो ये पहला वाला जो बॉक्स है, ये हमने पिछले 2 दिन में एकदम अपने में स्थिर कर लिया है कि हम सभी में सुख की चाहना है, हम सभी में निरंतर सुख की चाह है ही। इसी को हमने कहा मूल चाहत। तो हमारे में जो मूल चाहत है, मानव की मूल चाहत है सुख की, और इस चाहत के साथ साथ हमारे में कोई समझ भी है, ठीक है। या तो वो मान्यता भी हो सकती है ना, मान्यता जिसको अभी बताए कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी समझ है, जैसी भी समझ है, ये दोनों के साथ में हम कोई लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। कोई भी लक्ष्य हो सकता है वो, तो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। जो भी लक्ष्य हमने बनाया अपनी ज़िंदगी का, या शॉर्ट टर्म बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आजकल ऐसा बोलते हैं। तो जो भी लक्ष्य बनाया, अब उसके लिए हम कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, है ना। जैसे हमने पहले दिन देखा, यदि हमारा लक्ष्य बन गया कि मेरे को जेई का एग्ज़ाम देना है, तो फिर हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, कोचिंग ढूंढते हैं, रहने की व्यवस्था, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह का हमारा शेड्यूल होगा, ये सारा कुछ देखते हैं। जो भी क्रियाकलाप करते हैं, परिवार के साथ रहना है, कहाँ रहना है, कोटा जाके रहना है कि अपने घर में रहना है, ये सारा कुछ करते हैं। 1 साल मेहनत करते हैं, और फिर उसके केवल 1 साल बाद ही नहीं, जो भी क्रियाकलाप हर दिन हो रहा है उसका फल परिणाम हमको मिलता रहता है ना। हर दिन का कुछ ना कुछ फल परिणाम मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं, और फिर वहाँ से फल परिणाम कभी सुख के रूप में भी मिलता है, दुख के रूप में भी मिलता है, जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस आधार पे जो भी फल परिणाम मिला, उस आधार पे हमारी समझ में फिर से कुछ आता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अरे ये ठीक चल रहा है, उस आधार पे। और ये चाहना तो बनी ही हुई है, तो ये दोनों के आधार पे फिर ये चलता रहता है चक्कर, है ना। तो इसलिए उसमें जो हमने देखा था, ये जो वापस आया है, इस आधार पे फिर हमारी समझ में कुछ भी चेंजेस होते हैं, जो मान्यताएं हैं हमारी उसमें, ठीक है। तो हमने अगले वाले बॉक्स में क्या कहा, ये बॉक्स एकदम सबका क्लियर है, 5 बॉक्स, है ना। चाहना है, चाहना के साथ में कोई समझ है, जैसी भी है, चाहे अधूरी है, पूरी है, जैसी भी है समझ है। इसके साथ में हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए कोई क्रियाकलाप करते हैं अपने आप में, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ, और फिर उसका कुछ फल परिणाम हुआ सुख या दुख के रूप में। उस सुख या दुख के रूप में जो भी फल परिणाम आया, उससे कुछ निष्कर्ष बनते हैं, और फिर हमारी समझ में हमको कुछ समझ में आता है, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अरे ये तो ठीक हो गया, ठीक है तो चलो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, गड़बड़ हो गई तो चलो कुछ चेंज करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम मानव लोग आचरण करते हैं। और फिर हमने इसमें देखा कि बाकी सब चीज़ें तो वैसी की वैसी रहेंगी, सुख की चाहना तो वैसी की वैसी रहेगी, बस जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, जो गड़बड़ हो सकती है, वो ये 2 नंबर का बॉक्स है, यानी कि समझ वाला बॉक्स, ठीक है। उनको करने दीजिए, वो अपना करते रहेंगे, ठीक है। उनको आप ध्यान मत दीजिए, पकड़ती है पकड़ने दो वो अपना काम कर रही है, अपन अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा गड़बड़ करेगी तो पकड़ लेंगे, है ना। अभी तो ठीक ठाक है, पे नहीं पकड़ रही है, ठीक है। तो
अब ये जो समझ वाला भाग है, एक्चुअली यहाँ से देखेंगे ये चाहना और समझ मिलके लक्ष्य बन रहा है। तो जो भी गड़बड़ हो रही है वो इस जगह पे हो रही है। तो इसी जगह के लिए बोले यदि समझ में पूर्णता हो जाए तो सही सही लक्ष्य का हम निर्धारण कर पाएंगे और फिर सही सही क्रियाकलाप हो पाएंगे और फिर हमको निरंतर सुख मिल पाएगा। इतनी बात हमने करी थी। और फिर इसके बाद एक और बात आई थी कि हमारे पास ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, अनंत प्रश्न हैं। जैसे कि हमने पहले दिन जो यहाँ पे अपेक्षाएं लिखी थी, खूब सारी अपेक्षाएं आ गई थी, है ना। किसी को जीवन के बारे में जानना था, किसी को बच्चों की परवरिश के बारे में, किसी को शिक्षा के बारे में, किसी को और कुछ कई सारे प्रश्न थे लग रहा था। ऐसे भी हम सोचेंगे खूब सारे प्रश्न हैं, मैं क्या करूं, ऐसा होता है, परिवार में ऐसा होता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। तो ये सारे प्रश्न हम जांचेंगे तो लगता है कि ये तो अनंत है, ख़त्म नहीं हो सकते। सोचते जाएंगे और गहरे दिखते हैं। लेकिन प्रस्ताव है, ये देखिए प्रस्ताव है कि संपूर्ण मानव जाति के मूलतः 2 ही प्रश्न हैं, क्यों जीना, कैसे जीना। तो क्यों जीना को हमने लगभग सभी का स्थिर हो गया कि क्यों जीना है, सुखी होने के लिए। तो हमारा लक्ष्य है सुखी होना, ये हमने देख लिया। अब कैसे जीना, यानी कि जो हमारी मूल चाहत है। ये मेरा वाला बज रहा है क्या कि कोई माइक ऑन है? तो ये हमारी जो मूल चाहत है सुखी होने की, ये मूल चाहत की पूर्ति की विधि क्या होगी, यानी कि कैसे जीना है। यहाँ से फिर 3 प्रश्न निकलते हैं। कैसे जीना है के लिए पहले मेरे को समझना होगा। जो हमने बोला ये 2 नंबर के बॉक्स में गड़बड़ है, तो इसके लिए पूर्ण समझ चाहिए। इस पूर्ण समझ को हमको पहले समझना होगा, तभी तो जी पाएंगे। तो इसके लिए 3 जो प्रश्न है, मैं क्या हूँ, संसार क्या है और सुखपूर्वक जीने के लिए करना क्या है। हेलो। तो ये जो 3 प्रश्न है, इसी को हम जब आगे लेके चलते हैं, जैसे हमने पहले दिन बात की, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, है ना। हमने बात किया था। अभी हम क्या सोचते हैं जो नए आए हैं, हमने ये पहले दिन बात की, कल भी काफ़ी बात की और कल गोष्ठी में काफ़ी इसकी चर्चा भी हुई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अभी ज़्यादातर हम बोलते हैं कि जैसी न दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं। हमने ये बात की थी कि जब हम अपनी दृष्टि के अनुसार सबको देखना चाहते हैं तो चाहते हैं वो भी उसी दृष्टि से देखे और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसको हमने लंबी चर्चा करी थी, अभी एक लाइन में बस बता रही हूँ। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसी सृष्टि है, यानी कि अस्तित्व जैसा है, सच्चाई जैसी है, वास्तविकता जैसी है, उसको हम वैसा का वैसा देख लें, एज इट इज़ देख लें, जैसा वो है वैसा देख लें और हमारी दृष्टि वैसी हो जाए। दृष्टि को हमने सुबह देखा था, आगे और 4-5वें दिन हम समझेंगे। जो यहाँ पे देखा था 6 तरह की दृष्टि, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, है ना। तो हमारी दृष्टि भी वैसी हो जाए, सच्चाई को हम बिल्कुल वैसा का वैसा देख लें, जैसा कि वो है, जैसे कि ये है, जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा हम देख लें, है ना। तो जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि हो जाए। तो अब हम इसी लाइन से जब आगे पिछले जो 3 प्रश्न आए थे उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है संसार क्या है। संसार यानी कि सृष्टि, है ना। संसार यानी कि सब कुछ, जो कुछ भी है। क्या है संसार में, क्या है संसार में, बताओ आप बेटा, माइक ले लो। संसार में सब कुछ, जैसे कि कोई और आदमी या सामान वगैरह, वो सब सृष्टि है। ठीक है। तो जो कुछ भी है, जितना भी कुछ, जो भी हमको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, जो कुछ भी है, सब कुछ को हम यहाँ पे सृष्टि बोल रहे हैं, संसार बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसी को हमने कहा सृष्टि। इस पूरे को हम देख लें और वो जैसा है वैसा देख लें। इसी के लिए जो एक ज्ञान है, प्रस्ताव है, जिसको समझना है, वो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। पहले नंबर पे हमने लिखा अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अब इस अस्तित्व में जो ये अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, देखो दीदी वहाँ सोई नहीं दोपहर में, हाँ, घर में जाके बैठ गए, बातें करने लगे, गड़बड़ हो गई ना, अपने रूम में जाके थोड़ा सो लेते कोई बात नहीं, ठीक है, रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। तो
अस्तित्व दर्शन ज्ञान, कि अस्तित्व का हम दर्शन कर ले, दर्शन यानी समझ ले उसको, ठीक है। अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझ लें। अब उस अस्तित्व में मैं भी हूँ, जितनी भी चीज़ें, लाइट, पंखा, ये वो, ये सब कुछ अस्तित्व में, हवा, पानी, सब कुछ। अब इस अस्तित्व में मैं भी हूँ, मैं उसका अविभाज्य हिस्सा हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। उस अस्तित्व में मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को भी समझ लूँ। इसी को हमने कहा दृष्टि। मैं अपने आप को समझ लेती हूँ। अरे संकोच मत करो, कोई बात नहीं, हम भी सो जाते थे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 6 महीना किए हैं, उसमें भी नींद आती थी ठीक है। तो उसको बोले दृष्टि। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो मेरी दृष्टि क्या है, मेन बात तो मेरा दृष्टिकोण है ना। दृष्टि यानी मेरा दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया। तो मेरे को ये अपना नज़रिया समझ में आएगा कि अभी अभी बिना समझ के मैं कहाँ पे हूँ, समझ के मेरा नज़रिया, मेरी दृष्टि क्या हो जाएगी। इसी को हमने कहा दृष्टि। जब हम अपनी दृष्टि वैसी बन जाएगी, जैसी सृष्टि है मैं अपने आप को समझती हूँ, तो मेरी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, न्याय धर्म सत्य के साथ में। इसी को बोले जीवन ज्ञान, खुद को समझना। अब मैं इस अस्तित्व में हूँ, इसका अविभाज्य हिस्सा हूँ, जो 2 नंबर है। तीसरे में आते हैं तो इस अस्तित्व में मैं बहुत सारे संबंधों के साथ में हूँ। अपने परिवार में बहुत सारे संबंधों के साथ में हूँ। एक माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, बेटी हूँ, बहुत कुछ हूँ, मित्र हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति के साथ भी मेरा संबंध है, बाकी चीज़ों के साथ, पेड़ पौधे के साथ, मिट्टी के साथ। ये पॉइंटर के साथ मेरा कोई संबंध है, मैं उसको दबा रही हूँ तो ये लाइट जलती है, तो इसके साथ एक संबंध है। हर पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, सबके साथ मेरा संबंध है। तो इन सब के साथ में मैं करूं क्या, जितने भी संबंध हैं उनके साथ में मैं करूं क्या, निर्वाह कैसे करूं ताकि मैं सुखी हो जाऊं। तो सुख पूर्वक जीने के लिए करना क्या है, इसके लिए दिए ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो 3 ज्ञान हैं। इन्हीं 3 ज्ञान की चर्चा हम अगले 4, 5, 6 दिन जितने बचे हैं उसमें इसी को ही, केवल ये 3 ज्ञान की चर्चा करेंगे। और पूरा दर्शन यही है ना। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, 3 ही ज्ञान बोले हैं नागराज जी ने। यही 3 ज्ञान है जिसको हम अगले 4, 5, 6 दिनों में समझेंगे। अब समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? हम मानव हैं, पहले दिन बात किए थे, हम अस्तित्व की सर्वश्रेष्ठ इकाई हैं। अस्तित्व की सर्वश्रेष्ठ इकाई है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि हम समझ सकते हैं, बाकी कुछ भी जीव जंतु भी समझ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, समझ के वैसा कर भी सकते हैं, ठीक है। इसी को बोले मानव में 2 वरदान हैं, है ना। मानव को 2 ताकत मिली हुई है, एक है कल्पनाशीलता, दूसरी है कर्म स्वतंत्रता। इसके द्वारा ही हम समझेंगे, कल्पनाशीलता पूर्वक समझेंगे। हम कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। हमने पहले दिन ही ये पता लगा लिया था पूरे 800 करोड़ मानव का कि हर मानव सुखी होना चाहता है, इस कमरे में बैठे बैठे। कैसे पता लगा लिया था? कैसे पता लगा लिया था? कल्पनाशीलता से, है ना। वो मानव को पता ही नहीं है, हमने पता लगा लिया क्योंकि हमारे पास कल्पनाशीलता है, ठीक है। तो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता है। दूसरा कर्म स्वतंत्रता है। कर्म स्वतंत्रता यानी कि हम जो सोचते हैं, जैसा विचारते हैं, वैसा हम कर भी पाते हैं। हमारी इच्छा हुई कि चलो हम समझने के लिए अछोटी चलते हैं, और हम अपना बैग वैग पैक किए और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बैठ गए, और अब हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता हम कहाँ पे लगाना चाहते हैं? समझने के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर वही अपनी ज़िंदगी में भोग, बहुभोग, अति भोग, सारा कुछ हमने देखा, है ना, तो वहाँ लगाए। तो ये 2 वरदान है मानव के पास, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कुछ ऐड करना चाहते हो? बोलो, माइक है वहीं पे। माइक ले लो ना, बहुत जोर से बोल दी। माइक में बोलो, माइक में बोलो, आवाज़ नहीं आती।
तो ये सूत्र है, ये हम लोग के इसमें नहीं है, चार्ट में है। मेरे को लगा बैठे बैठे मेरे को लगा कि ये आ जाएगा तो आप लोगों को और एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। तो जो पूर्ण समझ है, जिसके पास पूर्ण समझ होगा उसको क्या बोलेंगे हम? समझदार। तो समझदार मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में भी स्वतंत्र होगा। पूर्ण समझ के साथ है तो एक ये सूत्र हो गया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका उल्टा वाला बनाते हैं कि जो कि पूर्ण समझ के साथ नहीं है, क्या बोलें उसको? नासमझ। नासमझ थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, इतना भी नहीं है हम लोग, तो थोड़े ठीक तो हैं अपन तो अपूर्ण समझ बोलेंगे इसको, अपूर्ण समझ बोलते हैं। अपूर्ण समझ, नासमझ मानो कर्म करने में कैसा है बताइए? कर्म करने में स्वतंत्र है, आपको कोई रोक थोड़ी नहीं सकता है। इस धरती का जो हाल बनाया है, अपने परिवारों का, अपने समाज का, हमको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी सुख कभी दुख, कभी सफल होंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो यही काम करता रहता है, इसीलिए समझदारी की अनिवार्यता है। इसको ही, समझदार मानव को ही नागराज जी जागृत मानव बोल रहे हैं, जागृत मानव। और ये जो नासमझ मानव है इसको नागराज जी बोल रहे हैं भ्रमित है बोल रहे हैं, भ्रमित मानव बोल रहे हैं। थोड़ा भाषा कठिन हो जाती है, इसलिए तो इतना ही ये बात में ऐड करना था। ठीक है, तो बढ़िया एक सूत्र ये दर्शन में आता है। तो ये सूत्र को आप इससे भी जोड़ के देख सकते हैं। यदि वो पूर्ण समझ के साथ में होंगे तो उनको फल परिणाम का पहले ही पता होगा कि मैं ये जो भी करने वाला हूँ उसका फल परिणाम क्या आएगा, पहले से पता होगा, तो वो उसको भोगने में भी स्वतंत्र होगा। लेकिन भ्रमित मानव ध्यान ही नहीं दे पाते। हमने पहले दिन देखा कितनी सारी गड़बड़ पूरी मानव जाति करके रखी हुई है ना। तो अभी के लिए वो दोनों सूत्र को बस अपने ध्यान में रखते हैं, धीरे धीरे आगे और बढ़ते जाएंगे तो वो सूत्र भी हमारा जुड़ता जाएगा। तो अब हम ये तीन ज्ञान को एक एक करके 1 बाय 1 हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। एक दिन इसको समझेंगे, 1-2 दिन इसको, 2-3 दिन इसको समझेंगे। तो इस तरह से ये तीनों बात में हमारा अगला जो 4-5-6 दिन है ये कवर होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता पूर्वक हमारे में जो ताकत है वहाँ हम लगाएंगे, कल्पनाशीलता को समझने में लगाएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका क्या होगा? जैसा हम पहले दिन भी बोलते आ रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं चुपचाप मानना नहीं है। क्या करना है? हाँ दीदी, माइक में बोलिए। पूर्ण समझदारी से एक निर्णय लिया, उसके लिए मेहनत की, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल कैलामिटीज़, ये सब भी ज़िम्मेदार होते हैं और फल परिणाम कभी कभी दुखी तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है, वो तुरंत फल मिलता नहीं है सुखी। हाँ, यानी तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये हम जैसे लोगों को ऐसे ही लगता है कि क्या होगा करके कहानी सुनाती हूँ। नागराज जी की कहानी है। खैर 1-2 दिन बाद और सुनाती तो ज़्यादा कनेक्ट होता। आज दूसरा तीसरा ही दिन है। नागराज जी थे 80 की उम्र में भी, 80-85 की उम्र में भी वो अपना स्वावलंबन विधि से जीते थे। खेती करते थे, मतलब अच्छा मजबूत हट्टे कट्टे थे। तो खेती करते थे और फिर उनका खेती का पूरा लगा हुआ था, जो भी धान वान जो भी रहता है पूरा बना के रखे रहते हैं ना, ऊंचा सा ढेरी।
और फिर हमने सुनी हुई कहानी है ना, क्योंकि हम तो मिले नहीं है नागराज जी से कभी, तो बहुत बारिश होने लगी। लोगों ने, अब हमको क्या लगता है, बारिश होती है, अरे हमारा सामान भीग रहा है, कपड़े भी सूख रहे होते हैं तो हमको टेंशन हो जाती है, अरे यार हम कहाँ बाहर आ गए, कपड़े घर में सूख रहे हैं, पूरे गीले हो जाएंगे, क्यों बारिश हो गई, है ना। हम घर पहुंच जाते तो हो जाती, या कुछ बना के पापड़ वापड़ बना के सुखाए होते हैं तो क्या लगता है, अरे गलत समय पे बारिश हो गई, पापड़ सूख जाता है, उसके बाद होना था, ऐसी सोचते हैं ना हम। अब वहाँ नागराज जी ने साल भर की मेहनत, 4-6 महीने की मेहनत से जो वो जो भी बना था उन लोगों की परिवार की मेहनत से बारिश हुई और वो पूरा भीगने लग गया। तो लोगों ने आके बताया कि अरे बाबा जी वहाँ पे वो तो पूरा भीग रहा है, पूरा ख़राब हो जाएगा। वो बड़े आराम से बैठे रहे, हमने सुनी हुई कहानी है। तो उनने कहा कि ठीक है ना, प्रकृति अपना काम कर रही है, धरती की प्यास बुझ रही है, ये तो अच्छी बात है, धरती की प्यास बुझ रही है, धरती प्यासी है, धरती की प्यास बुझ रही है। तो अब वो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उनको कोई वो नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि अरे ठीक है जाने दो, मेहनत बर्बाद हुई, वो उससे बड़ी चीज़ को वो देख रहे हैं कि धरती प्यासी है। अभी हम वो अपनी छोटी सी सोच से देखते हैं, वो एक बड़े विज़न से उसको देख रहे हैं कि धरती प्यासी है और धरती की प्यास बुझ रही है, तो उसको बुझ जाने दो, है ना। तो नेचुरल कैलेमिटी ये सब चीज़ें तो वो सोच ही लेते हैं, ठीक है प्रकृति अपना काम कर रही है। लेकिन एक और बात बताती हूँ, नागराज जी एक और क्या बात बोलते हैं कि जब भी हमको, नहीं इसमें ऐड कर देता हूँ, उसमें और ये बात थी कि उनने 2-3 दिन पहले अपने लोगों को बोला था कि देखो बारिश हो सकती है, उसको अलग कर लो, उसको संभाल लो, उसको ढक लो करके। लेकिन किसी भी व्यस्तता की वजह से उनके ही भाई बहन जो लोग हैं उन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दे पाए। तो उनने तो पहले बोला ही था। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई समझदार मानव है तो उसके गांव में बाढ़ नहीं आएगा क्या? बाढ़ तो आ ही सकता है ना, वो तो नेचुरल है, लेकिन उसके रिएक्शन में वो टूट जाएगा क्या? तो वो उसको उस तरीके से डील करेगा। अभी तो ऐसा होता है कि घर में कोई आफत आती है, कोई समस्या आती है तो हम उससे पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जबकि जो समझदार मानव है वो उसको समझता है, उसके नियम को समझता है। इसी कड़ी में एक बार उनके पोते सुबेरे से घर में मिल नहीं रहे थे, तो घर के लोग बहुत परेशान हो गए कि कहाँ चला गया करके, और शायद उसको थोड़ी डांट भी पड़ी थी, तो वो नाराज़ भी था। तो वो ऐसा लग रहा था कि कहीं चला तो नहीं गया। कई बार बच्चे गुस्से होकर चले जाते हैं। तो फिर किसी ने आके बताया कि ये जो है लड़का सुबह से मिल नहीं रहा है करके। तो वो काफ़ी आराम में ही थे। उन्हें काफ़ी लोगों को दौड़ाया, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ करके, और लोग गए, कोई बस स्टैंड गया, कोई किधर गया, बहुत छोटा है अमरकंटक तो उनने पूरी मेहनत तो करी उसको ढूंढने में, मतलब अपने दायित्व तो पूरे किए कि नहीं किए? पूरे किए, जो भी वो कुछ कर सकते थे कर सकते थे। लेकिन जो शिष्य लोग हैं ना, वो तो ऐसे होते हैं ना कि वो बच्चे से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं कि नागराज जी का रिएक्शन कैसा है। हमेशा यही होता है ना कि बुरे टाइम पे इनका रिएक्शन कैसा है। तो शिष्य लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, वो ऑब्जर्वेशन हमको किसी ने बताया था कि सब लोग परेशान तो थे घर में अच्छे से कि भाई पोता गायब है और काफ़ी ढूंढ लिए हैं, और ऐसा नहीं है नागराज जी मेहनत नहीं कर रहे, उन्होंने भी लोग दौड़ाए, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ करके। फिर किसी टाइम पे जब लगा कि नहीं मिल रहा है अभी, तो किसी शिष्य ने, अब नागराज जी तो बुजुर्ग ही थे, तो अब बैठे बैठे कुछ और बात होती है ना, तो उनने बोल ही दिया, अरे नागराज जी ये तो बहुत ही, बाबा जी ये तो बहुत ही समस्या हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। तो नागराज जी बोलते हैं कि हमारी ये स्वीकृति है कि जहाँ भी होगा किसी मानव के साथ ही होगा, जहाँ भी होगा किसी मानव के साथ ही होगा, और 51% मानव ठीक ही होता है। तो हमको उसकी चिंता अभी ऐसी नहीं है, मतलब कल को खबर आए कुछ गड़बड़ तो अलग बात है, लेकिन जब तक वो नहीं मिला है, वो ये बोले कि किसी मानव के साथ ही होगा। तो ये जो आश्वस्ति वाला जो भाव था, अनजान आदमी के ऊपर भी एक आश्वस्ति, अच्छा वो चाहते तो दुखी भी हो ही सकते थे ना। तो ये शिष्य लोग तो यही देख रहे थे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं करके। तो इस तरीके के घटना बहुत हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, और हर शिष्य के पास कोई ना कोई ऐसी घटना है जिसमें कि वो उनके आचरण को जांच रहे हैं कि इनका रिएक्शन कैसा है। इसका ये मतलब नहीं कि नागराज जी जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी पंचर नहीं होगी, पंचर होगी, जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, ये सब होगा। जादूगर थोड़े ना हो रहे हैं, है ना, भगवान नहीं हो रहे हैं भाई। भगवान चमत्कार होता है ना, आम आदमी है, समझदार हो रहे हैं। तो नियम की समझ हो गई,
कि अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी पंचर हो सकती है, और पंचर होती तो कैसे पहुंच पाते हैं? गाड़ी का चक्का खुलता है, पंचर बनता है, पंचर बनने के बाद पहुंचते हैं, और क्या तरीका है? तो ये जो आराम है ना, उसको बोल रहे हैं कि पूर्ण समझ से वो सुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उनके गांव में बाढ़ नहीं आएगी, उनकी फसल खराब नहीं होगी। जो उनकी मानसिकता है, जो माइंडसेट है, और ऐसा बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में भी कोई एक दो लोग होते ही हैं जो बहुत बुरी समस्या में आराम में होते हैं, वही लोग उस समस्या से बाहर निकाल पाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो इसलिए कोई जादू या जादूगर मत ढूंढिए। एक आम आदमी कैसे समझदार हो सकता है, ये मुद्दा है। और तो और नागराज जी के साथ रहने वाले लोगों को हमेशा ये लगा कि ये तो मेरे दादाजी जैसे हैं। अगर ये न बताएं कि मेरे को ज्ञान हुआ है तो अंतर भी नहीं कर पाओगे उनके रहने से, खाने से, बोलने से। नागराज जी को बोलना पड़ता था कि मैं जागृत मानव हूँ, मेरे पास तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, क्योंकि रंग रूप ऐसे आम एक दादाजी जैसे। उनने शरीर की भी जो पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है, जो उनका अंतिम समय रहा आखिरी का 4-5 साल, वो एक आम बुजुर्ग जैसे गया। बहुत अच्छे से बीमार हुए, खूब सेवा लिए, और आखिरी के 6-8 महीने बिल्कुल अपने उसमें क्या बोलना, स्मरण में भी नहीं रहे, है ना? अंतिम समय में तो कन्नड़ बोलने लगे थे। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, तो मतलब वो जैसे ब्रेन होता है ना बुजुर्ग लोगों का अंतिम समय में, तो वो हिंदी में बात कर रहा हूँ सोचते थे, और लेकिन कन्नड़ बोलते थे। तो एक आम दादाजी जैसे रहते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात है। ये जो पुराने 25 साल से लोग जो उनके साथ उठे बैठे हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग कोशिश भी करें तो आप लोगों को नहीं बता सकते कि कैसे व्यक्ति थे, पूर्ण जागृत। जो कलाम जी के साथ बैठे हैं तो भी आराम में है, और एक 6 साल के बच्चे के साथ बैठे हैं तो उसके साथ भी आराम में है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने भी उनके साथ समय बिताया है, जो भी इस संस्थान से जुड़े हुए लोग, हर कोई क्या बोलता है, मेरे को ना बहुत विशेष प्यार करते थे। हम बोले यार तुमको भी करते थे, तुमको भी करते थे। हर किसी को यही लगता है। कम से कम 50 लोग होंगे, सब ये बोलते हैं कि मेरे को ना थोड़ा विशेष स्नेह करते थे। तो हम लोगों ने जब सबको अलग अलग सुन लिया, हमने इंटरव्यू लिया है प्रॉपरली, सबके पास गए हैं हम लोग, सबके घर गए हैं हम लोग मिलने। सब बोलते थे मेरे को ना विशेष स्नेह करते थे, बाकी लोगों को पता नहीं। अच्छा सबको यही लगता है। तो ये कोई जागृत मानव का कोई आचरण है जो सामने वाले को तृप्ति देता है। उभय तृप्ति बोलते हैं ना, मीनाक्षी ने बोला था, न्याय की दृष्टि में क्या होता है? उभय तृप्ति होता है। आप जिसके साथ भी व्यवहार करते हो उसको भी तृप्त करते हो। ये वो कर पाते थे। ज़्यादा समय लगाएंगे तो जो लोग हैं यहाँ आसपास, जो लोग 20 साल 25 साल से हैं, उनके साथ आप लंबा समय बिताएंगे ना, बातचीत करेंगे, तो पता चलेगा बहुत ही ज़बरदस्त व्यवहार, कार्य, एक कंप्लीटनेस को लोगों ने 20-25 साल जांचा है। और कैसे लोग जांच रहे हैं? बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग, जितने भी उनके साधक शिष्य हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बहुत ही अचीवर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आस्था विधि से आए हैं। थोड़ा सा आस्था का पुट रहता है, क्योंकि आप इतने बड़े ऊंचे आदमी के साथ रहते हो तो वो एक आ जाता है आस्था वाला भाग। बट नागराज जी का हमेशा प्रयास रहा कि ये जो ओनरशिप है ये तुम्हारे अंदर आ जाए, खुद को समझदारी से संपन्न कर लो, ऐसा करके था। बाकी मीनाक्षी क्या जोड़े थी जोड़ो। ठीक। तो जो नागराज जी का शिविर था, जो हमने बताया 97 में जो हुआ था आंवरी में, तो उसकी किताब है एज इट इज़। पहले दिन बता रहे थे, ध्यान होगा यदि आप लोगों को, तो इन्होंने बताया था कि उन्होंने जो शिविर लिया था 3 दिन का था, परिचय शिविर 3 दिन का था। और अभी आप लोगों को, हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब में, और उसको एज इट इज़ जैसा उन्होंने बोला बिल्कुल वैसा का वैसा किताब के रूप में छाप दिया गया है। और उस किताब को 6 महीने में जब यहाँ पे अध्ययन करने आते हैं तो वो किताब को भी शुरुआत में पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी जो हम लोग शिविर ले रहे हैं बहुत सरल भाषा है, और उनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कठिन लगता है। 1-2 शिविर 3 शिविर के बाद में फिर वो पकड़ में आने लगता है क्या बोल रहे हैं। तो उसी किताब की एक लाइन बताती हूँ, दीदी ने कहा उसी से जोड़ रही हूँ। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब हमको कोई बात समझ में आती है ना, कोई बात समझ में आती है तो हम समझाने दौड़ पड़ते हैं, समझाने दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, हमको लगता है ना कि हमारे सब लोग को मिल जाए,
है ना। कोई अच्छा चीज़ खाने का भी बनता है, हम चाहते हैं हमारे सब अपनों को मिल जाए। तो अब उनको तो इतनी बड़ी बात पकड़ में आई है, तो वो बोलते हैं जब हमको कोई बात समझ में आती है तो हम समझाने दौड़ पड़ते हैं, सामने वाला समझ गया तो हम उत्सव मनाते हैं, मतलब मन में उत्सवित होते हैं। अपनी बात बता रहे हैं कि वो समझ गया तो हम उत्सव मनाते हैं, नहीं समझा तो हमारा तृप्ति तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है। मतलब उनको फिर भी टेंशन नहीं है कि अरे मैं समझा रहा हूँ ये समझ क्यों नहीं रहा है। तो वो इस लेवल के तृप्ति की स्थिति में वो हैं, एकदम तृप्त, अपने आप में संतुष्ट, तृप्ति के साथ में। तो इसी को बोले निरंतर सुख। अभी हमको क्या गुस्सा आ जाएगा कई बार कि समझ क्यों नहीं रहा है ना। माँ लोगों की हालत क्यों ख़राब रहती, ज़्यादातर माँ लोग पढ़ाती हैं बच्चों को, थोड़ा देर समझा तो समझा, नहीं तो बेचारे ज़्यादातर बच्चे पिटाई खाते हैं जिनकी माएँ पढ़ाती हैं, है ना। तो ज़्यादातर की स्थिति यही होती है। टीचर लोग क्यों हमको पिटाई करते थे, हम समझते नहीं थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो पड़ जाती थी सबको। हम तो सब डंडे से मार खाए लोग हैं तो अब तो फिर वो कानून बन गया, फिर भी पड़ती है भाई तो खैर, तो यहाँ तक ठीक है दीदी, ठीक है ना। तो जो जागृत मानव रहेगा अपने आप में हमेशा तृप्ति के साथ में रहेगा, चाहे परिणाम जो भी आए। परिणाम मतलब जो भौतिक चीज़ों के साथ में जो कुछ भी हो, वो अपनी तृप्ति के साथ में बना ही रहेगा। उसकी तृप्ति उसके पास हमेशा हमेशा बनी रहेगी, निरंतर सुख में रहेगा। तो हम जो बात कर रहे थे कि अब हम ये 3 ज्ञान को समझेंगे। कैसे समझेंगे? कल्पनाशीलता पूर्वक समझेंगे। जो 2 वरदान हमको मिले हैं, कल्पनाशीलता पूर्वक समझेंगे। अगली बात जो हम कर रहे थे कि हम जो इसको समझेंगे तो जैसा बोल रहे हैं वैसा एज इट इज़ मानना नहीं है। हमको क्या करना है? जांचना है। जांचेंगे हमको ये बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो हम बिल्कुल अपनी जिज्ञासा को रखेंगे। यदि उस समय नहीं रख पा रहे हैं तो अपनी कॉपी के पीछे में ज़रूर लिखेंगे और उसको ज़रूर क्लियर करेंगे यहाँ अगले 4, 5, 6 दिनों में, ठीक है। उसके बिना हम नहीं जाएंगे। और जो हमारा समझने का तरीका क्या होगा? एक तो प्रस्ताव विधि से है, ये हमने बात किया, प्रस्ताव है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको मान ही लो, है ना। इसको एकदम एज इट इज़ सही समझ लो। प्रस्ताव के रूप में नागराज जी ने भी रखा और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रस्ताव के रूप में ही रखें इस बात को। तो प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि इसको मानना नहीं है, मानना नहीं है, जांचना है, जांचना है। जांचने का मतलब, अब जांचने का क्या तरीका होगा? कैसे जांचेंगे भाई? कैसे पता चलेगा कि मेरे को जांचना है? जांचने का भी तो कोई विधि होगा। जांचने का विधि में ये देखेंगे, निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, 3 शब्द आते हैं। निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। तो जांचने का तरीका होगा निरीक्षण पूर्वक। ईक्षण यानी होता है देखना, उसी से ये शब्द बना है। निरीक्षण यानी कि स्वयं में जांचना। परीक्षण, पर धन ईक्षण, पर यानी दूसरा, दूसरे को देखना, अपने आसपास के दूसरे लोगों को देखना, ठीक है। सर्वेक्षण 2 शब्दों से मिलके बना है, सर्वधन ईक्षण। ईक्षण यानी देखना, देखना यानी समझना। तो अपने आप में जांचेंगे कि क्या ये मेरे को बात ठीक लगती है। जैसे कि हमने पहले दिन जो पहला प्रस्ताव दिया कि हर मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए होता है, पहला प्रस्ताव हम आपको दे चुके हैं। हम मतलब नागराज जी का प्रस्ताव, ठीक है, कि हर मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए होता है। तो अब हम इसको मानेंगे नहीं, इसलिए हमने उस वाले टाइम में बहुत टाइम लगाया कि सब लोग पहले सेट कर लो अपने में, ठीक है कि नहीं है। हमने बहुत टाइम लिया, है ना। तो उसमें जांचा हमने। तो कैसे जांचा? पहले खुद में देखे कि क्या मैं सही में ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा सारा प्रयास सुखी होने के लिए है क्या। हमने बार बार बोला पूछो पूछो पूछो, यदि गलत लग रहा है अपनी असहमति दिखाओ, है ना। तो क्या किए हम? अपनी पूरी ज़िंदगी को खंगाले, क्या सही में मेरा अब तक का जितनी भी बड़ी ज़िंदगी है उसमें सारा प्रयास क्या मैंने सुखी होने के लिए किया। अपने परिवारजनों, अपने मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, वहाँ तक भी हम सोचे
कि क्या उन लोगों का भी सारा प्रयास सुखी होने के लिए है? हमने पूरे 800 करोड़ दुनिया के हर मानव को कल्पना में लेके आए और ये सोचे क्या वो सारे लोगों का सारा प्रयास सुखी होने के लिए है? क्या किया? निरीक्षण किया, परीक्षण किया, सर्वेक्षण किया। निरीक्षण स्वयं में, परीक्षण परस्परता में, जिनके साथ हम हैं, अभी आप लोग सहपाठी हैं तो आप लोगों की भी परस्परता में, सर्वेक्षण यानी कि क्या सभी के लिए ये बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक जो भी प्रस्ताव यहाँ पे आएगा हम उसको जांचेंगे, ठीक है। तो ये जांचने का तरीका होगा। उसमें हम क्या देखेंगे, ये सारी स्लाइड्स आप लोग को PDF मिलेगी, है ना, तो लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो जांचने का आधार और क्या होगा, कोई भी गलत बात को जांचने नहीं लग जाएंगे, है ना। जैसे आप जो चोरी करता है उसको तो लगेगा, कुछ चोरी की बात बोल दिए तो उसको लगेगा हाँ ये तो बढ़िया बात बोल रहे हैं, मेरे काम की बात है। मेरा दोस्त चोर है, उसको भी लगता है कि हाँ उसके लिए भी सही बात है कि अरे वाह तरीका बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, क्या ये मानव, संपूर्ण मानव जाति को सहज स्वीकार है कि नहीं, सबको सुख देने वाला है कि नहीं, इस आधार पे सभी मानव के लिए जांचेंगे। क्या ये पूरी प्रकृति के लिए संतुलन वाला है कि नहीं, इस आधार पे हम जांचेंगे। इस आधार पे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, इतनी बात। और क्या ये हमेशा हमेशा बना रहेगा, जो भी आज हम संतुलन की बात कर रहे हैं, सभी सुखी हो जाएंगे वो बात कर रहे हैं, क्या ये हमेशा हमेशा बना रहेगा हर काल में, है ना, 100 साल बाद भी क्या ऐसा होगा। इस आधार पे हम निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक इसको जांचेंगे, इस प्रस्ताव को अपने आप में, ठीक है। अपने गोष्ठी में चर्चा भी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जांचने का तरीका हुआ। अब एक और बात कि हमको ये बात क्यों ठीक लगती है, हमने भी जांचा, खूब जांचा। जैसे अभी श्रीमान जी बताए कि हम लोग जब 6 महीने कर रहे थे तो हमको बड़ा कीड़ा था कि ये बात सब लोग कैसे जी रहे हैं। सब लोग, बाकी लोगों ने जो पहले से सुने हैं, इन लोगों ने इस बात को कैसे लिया है, खुद के लिए जीने में किस तरह से लाया है। क्योंकि हम तो बहुत कमिटमेंट हमको आ गया था कि नहीं भाई ये बात तो बड़ी सही लग रही है, ऐसा जीना चाहिए, एकदम आ गया था। क्योंकि पति पत्नी साथ में थे, दोनों काफ़ी चर्चा करते थे, इसीलिए हम आसपास के सारे एक एक परिवार में घूमे, रायपुर के सारे परिवारों से मिले, सबकी पूरी जर्नी सुनी हमने। हमारे पूरे 6 महीने के सहपाठी, हमने सबको इनकरेज किया चलो चलो जाएंगे। हमारी कार में बैठ के यहाँ से एक और गाड़ी की है, सब घूमे, बेमेतरा वगैरह सब घूम के आ गए सबसे मिल के। और जो बताया ना, हमारा वो जो निष्कर्ष निकला, सबको ऐसा लगता था कि नागराज जी सबसे ज़्यादा उनसे एक विशेष रूप से उनको एक पसंद करते हैं या उनके साथ एक संबंध को देखते हैं। तो वो कई चीज़ें हमको उस तरह से पकड़ में आई और हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली कि उनने जो कभी उनकी जो उपलब्धियां मिली, उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिली, या उनने हो सकता है ठीक ठीक थोड़ा सा गड़बड़ समझा तो कुछ गलतियां करी, वो भी उनने हमको बताया, तो उसके लिए हम सतर्क हुए। तो इस तरह से हमने भी इसको खूब जांचा। तो अब जब हमने जांचा, हमारे वरिष्ठ जन जितने हैं उन्होंने जांचा, उनसे जितनी भी बातचीत हुई उससे हमको ये समझ में आया कि ये जो प्रस्ताव है नागराज जी का, ये जो प्रस्ताव है ये सभी को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल यानी कि जीने योग्य है, इसको जिया जा सकता है, बहुत आसानी से जिया जा सकता है, खुशी खुशी जिया जा सकता है। प्रैक्टिकेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। बहुत सुंदर प्रस्ताव है, आसानी से। क्यों राखी दीदी, मुंह से मत ऐसे ऐसे सिर हिलाने वाला कार्यक्रम ना, सब लोग सिर नहीं देख पाते। बिल्कुल दीदी, जो आप भैया और आप दोनों बोले ना, बाबा जी का उसने और भैया जो कोट किए कि बिल्कुल अपने दादाजी जैसे लगते थे, वैसा ही है। और ये प्रस्ताव ना जीने लायक है, और जितना जीते जाते हैं उतना खुशी मिलते जाती है। ये जो निरंतर सुख वाला जो शुरू दिन से बोल रहे हैं, इसका ग्राफ बढ़ते जाता है। हाँ, कभी कोई ऐसा बड़ी परेशानी जैसा लगा कि नहीं लगा कि अरे कहाँ फंस गए, तो नहीं लगा कभी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। ठीक है, तो जीने योग्य है यानी प्रैक्टिकेबल है ना, प्रैक्टिकेबल है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौम,
सार्वभौम यानी पूरी धरती के मानव इसको जी सकते हैं। यूनिवर्सल है यानी सबके लिए है, सभी इसको जी सकते हैं। ठीक है। एक और ख़ास बात, जो हमारे जैसी पीढ़ी, अब की पीढ़ी को लगता है रैशनल, रैशनल यानी कि तार्किक। हम कल भी बात किए थे, एक मिनट, लीवेबल बोलेंगे, जीने योग्य को बोलेंगे लीवेबल, लीवेबल यानी जीने योग्य, प्रैक्टिकेबल यानी अभ्यास योग्य, जिसको अभ्यास किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं पहले दिन से जीने चले जाओ, अभ्यास भी करके हम देख सकते हैं। ठीक है। लिवेबल है, प्रैक्टिकेबल है, यूनिवर्सल है, रैशनल है, जीने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, सार्वभौम है यानी पूरी धरती के मानव के लिए है, और तार्किक है। तार्किक है यानी कि जो भी प्रश्न है तर्क के द्वारा उसका उत्तर दिया जा सकता है, क्लासरूम में दिया जा सकता है सारे प्रश्नों का उत्तर। तो इतनी बात पे हमारा एक ध्यान गया, हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा भी इसका सहयोग मिला काफ़ी सारा। इसको आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं, अब यहाँ से हमारा मेन सिलेबस शुरू हो रहा है। अभी तक बैकग्राउंड था, यहाँ से मेन अपना जो ये 3 समझने वाला भाग है। भैया इसको मिटा दें क्या? मिटा देते हैं। हाँ जी, इसके पीछे जो है ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा, वही जो मानव सहज वाला, जो वो ये वाली लाइन थी ना, ये मानव सहज, प्रकृति सहज, अस्तित्व सहज किसको बोल रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद अगली स्लाइड में इसका अपोजिट वाला भी दिया है कि उसका असहज क्या है, उसका उल्टा है ना। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जब भी मिलेगा, है ना, आसानी से समझ में आता है। इस पर चर्चा करने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ गई थी। ठीक है, कुछ उदाहरण ही दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मानव सहज में सभी सम्मान, समृद्धि, विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, तो ये हमको ठीक लगता है। यहाँ पे हम यही बात बताएंगे। असहज में दूसरों को देखकर, दुख देकर सुखी हुआ जा सकता है, धन ही मानव की पहचान का आधार है, ये सभी मानव के लिए ठीक नहीं लगता, तो ये मानव असहज। ठीक है, तो ये जांचने का आधार है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अस्तित्व दर्शन। अस्तित्व को जब देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द? जिनकी हिंदी थोड़ी भी ठीक है वो बता पाएंगे। हाँ, कौन को? जोर से बोलिए। अस्थि और तत्व नहीं है, त्व है ना। अस्थि और त्व 2 शब्दों से मिलके बना है। अस्थि यानी है। आपकी हिंदी तो अच्छी है, संस्कृत अच्छी है। अच्छा, तो आप तो कठिन लग रहा है, भाषा बोल रहे थे। हाँ, आप बता दे रहे हो। देखो, अस्थि यानी है, हम सभी ने संस्कृत में पढ़ा है। अस्थि यानी है ना। और त्व यानी व्यवस्था। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलके बना है अस्तित्व। एक है अस्थि, अस्थि यानी है, त्व यानी व्यवस्था। तो जो भी है, जो भी, सब कुछ जो भी है, चाहे वो दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन है वो, प्लस उसकी व्यवस्था, वो किस व्यवस्था में है, इसको हम समझेंगे अस्तित्व दर्शन में। जो भी है तो क्या क्या है और वो क्या व्यवस्था में है, उसकी व्यवस्था क्या है, इसको समझेंगे इसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान में। तो अब क्या क्या है, अस्तित्व को बोले तो अस्तित्व में क्या क्या है बताइए आप लोग। मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। माइक कहाँ है बताइए। पीछे भैया दीदी आप लोग बताइए, कॉलम के पास। हाँ, बता रहे, बढ़िया। मनुष्य है, पशु है, प्रकृति है। आवाज नहीं आ रही ठीक से।
हेलो हेलो। अस्तित्व में मनुष्य है, जानवर है, प्रकृति है। अरे कहाँ, अरे बड़ा कंफ्यूजन में बोल रही हूँ। उधर बोल दीदी रही है लेकिन वो पुरुष वाली आवाज क्यों आ रही है? मैं इसलिए बोली आवाज ठीक से नहीं आ रही। बड़ा गड़बड़ है भैया, अपने तरफ ध्यान तो दिलाते हैं। और जब दीदी चुप हो गई तब आप भी चुप हो गए जैसे ही वो बोलना शुरू करें। वो बोलिए क्या? एक बार दीदी से सुन लेते हैं फिर आप बताइएगा। हाँ अस्तित्व में वो सब कुछ है जो पृथ्वी पर है, जो हम सब देख रहे हैं। मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदी, ये सब हैं। ठीक है। मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदी, उसमें मानव है ना, निर्जीव सजीव सभी चीज हैं। ठीक है, बढ़िया। आप भी यही बोल रहे थे भैया, है ना? ठीक है, बड़ा गड़बड़ कर दिए थे भैया। ठीक है, तो दीदी ने क्या बताया? मिट्टी, पत्थर। दीदी भी घबरा गई होंगी, मेरी आवाज इतनी मोटी कैसे हो। ठीक है, तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, इसको हम जब देखते हैं तो अस्ति यानी है, त्व यानी व्यवस्था। तो अस्तित्व की व्यवस्था को समझना, दर्शन को हमने देखा था, दर्शन यानी समझ। तो अब हम उसको समझेंगे क्या क्या है ये। ठीक है, तो ये चार्ट बड़ा सुंदर चार्ट है ना? सारे लोग ये चार्ट बनाते, इतना बढ़िया, पता नहीं किन्ने बनाया, सोम भैया का चार्ट है या उससे पहले का चार्ट है, पता नहीं। तो मिट्टी, पत्थर और क्या, हवा, पानी, ये सब जो पूरी एक कैटेगरी है जिसको हम अभी तक निर्जीव बोलते आए हैं, निर्जीव बोल के पढ़े, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? इसको हम सभी, इस पूरे को एक साथ हम बोल देते हैं पदार्थ अवस्था। क्या बोले? पदार्थ अवस्था। ठीक है, मिट्टी, पत्थर, पानी, ये सब आ गया इसमें पदार्थ अवस्था में। ठीक है, अब आ गए पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधों को हमने बोला प्राण अवस्था, प्राण अवस्था। और क्या है? अगला क्या आएगा? और क्या है? जीव जंतु। जीव जंतु को हमने क्या बोला? जीव अवस्था। अवस्था यानी वो किस स्थिति में है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस स्थिति में है, इसलिए पीछे में एक अवस्था शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, इनका नाम भी ऐसा क्यों रखे हैं? देखिए, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था। इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ। और कौन है इनके अलावा? मिट्टी, पत्थर, ये सब हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और कौन है भैया? बताइए दीदी, और कौन है इनके अलावा? और कौन है अस्तित्व में? मनुष्य। अरे भैया, दीदी से पूछ रही हूँ, आप बताएं। मनुष्य, हम लोग हैं मानव, है ना? तो मानव को बोले ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था क्यों बोले इसको? ज्ञान अवस्था क्यों बोले होंगे? क्यों बोले होंगे ज्ञान अवस्था? नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ, हाँ, हाँ जी भैया, हाँ जी, बिल्कुल, है ना? आप तीनों ने ठीक बोला। समझदार हो सकता है, समझ सकता है, बाकी तीन अवस्थाओं को समझ सकता है, यानी कि वो ज्ञान पा सकता है ना? वो ज्ञान पाने का अधिकारी हो सकता है, ज्ञान को पा सकता है ना? ज्ञान को जब आप पढ़ने जाओगे, अध्ययन करने जाओगे, अभी तो परिचय शिविर में इतना नहीं रख रहे, ज्ञान और बहुत गहरी चीज़ है, तो ये ज्ञान को समझ सकता है और वैसा जी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोले ज्ञान अवस्था। ठीक है, अब जब हमने बोला, सबका ध्यान है ना, जो पहली बार आए हैं शिविर में, पदार्थ अवस्था किसको बोले? पहली बार शिविर वाले, मिट्टी, पत्थर, पानी, जो सांस नहीं लेते, जो सांस नहीं लेते उसको हमने बोला पदार्थ अवस्था, है ना? प्राण अवस्था जब बोल रहे हैं, पेड़ पौधे बोल रहे हैं, जो पेड़ पौधे, है ना, यहाँ तक इनमें श्वसन शुरू हो जाता है, रेस्पिरेशन।
ठीक है, इसमें कोशिकाएं होती हैं, जैसे ही कोशिकाएं आई वैसे ही श्वसन शुरू हो गया। कोशिकाओं में श्वसन होता है ना, स्पंदनशीलता भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे में श्वसन शुरू हो गया, इसीलिए बोले प्राण अवस्था, प्राण आ गया उनमें, है ना। जीव अवस्था अब उससे और विकसित, है ना, पदार्थ अवस्था से विकसित प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से विकसित जीव अवस्था, जीव अवस्था से विकसित हाँ हम लोग ज्ञान अवस्था। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है सबको? यहाँ तक आगे बढ़े, पीछे दीदी लोग, बालकनी वाली दीदी लोग आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है ना? पदार्थ अवस्था क्या है, प्राण अवस्था पेड़ पौधे को, जीव अवस्था जीव जंतु पशु पक्षी सारे, और ज्ञान अवस्था यानी कि हम लोग। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है? हमने क्या बोला, पदार्थ अवस्था जो कि सांस नहीं लेते, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कुर्सी हो गई, पंखा हो गया, लाइट हो गई, ये सारी पेन है, ये वाइट बोर्ड है, टीवी है, ये सब कुछ है, दरी है, टाइल्स है, कैमरा है, ये सब कुछ पदार्थ अवस्था। ठीक है, हमारे कपड़े पदार्थ अवस्था। ठीक है, अब प्राण अवस्था। अच्छा, एक और बड़ी बात, एक अच्छी बात, जैसे कि मान लो अभी आजकल वो भी बनता है ना, लेदर जैकेट बनती है, वो लेदर कहाँ से आया? इससे आया, जीव अवस्था से आया। जब तक जिंदा था तब तक वो जीव अवस्था था, वो मर गया, उसकी खाल निकाल लिए, उसका बैग बना दिए, तो वो पदार्थ अवस्था हो गया। ठीक है, तो वो जीव अवस्था नहीं रहा, वो पदार्थ अवस्था हो गया। ठीक है, तो ये आगे पीछे एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, जीव अवस्था यानी जीव जंतु पशु पक्षी ये सब कुछ, ज्ञान अवस्था यानी कि मानव, मानव। ठीक है, तो अब इनको अस्तित्व में नागराज जी कह रहे हैं, प्रस्ताव है ये, जब भी प्रस्ताव बोल रही हूँ हमको इसको जांचना है, देखना है ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये प्रस्ताव है कि अस्तित्व में 4 ही अवस्थाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमको दिखती हैं वो सब 4 अवस्थाओं में हैं। ठीक है, और कोई अवस्था दिखाई देती है क्या किसी को? 5वीं कोई अवस्था लगता है होगी? कीड़े मकोड़ों कहाँ रखेंगे इसमें? हाँ, कीड़े मकोड़े को कहाँ रखेंगे, क्या लगता है? जीव अवस्था में रख देते हैं। ठीक है, तो जीव अवस्था में हमने कीड़े मकोड़े को जीव अवस्था में। और कुछ लगता है, कोई और चीज़ दिखाई देती है इनके अलावा? क्या? हाँ, स्टार्स वगैरह कहाँ, किसी ने नहीं बताया, देखिए दीदी बता रही हैं, पदार्थ अवस्था में, है ना। क्योंकि जैसे चांद को भी देखोगे वहाँ पे क्या क्या है, गड्ढे हैं, मिट्टी भी नहीं है शायद वहाँ, तो पत्थर वत्थर ही हैं ज़्यादातर, है ना। मिट्टी आ गई तो वो ऑर्गेनिजम्स आ गए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब आने लगते हैं फिर धीरे धीरे, है ना। तो वो सारे पदार्थ अवस्था में आ गए। गैसेस हैं वहाँ पे, पानी भी नहीं आया बहुत सारी जगह पे, तो पानी कहाँ पे आएगा, कौन सी अवस्था में? पदार्थ अवस्था में, है ना। तो बहुत सारे जो स्टार्स हैं, ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे पदार्थ अवस्था में है, वहाँ पे पानी भी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। अब जब हम इनको देखते हैं पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था को, तो ये देखते हैं कि जो पदार्थ अवस्था ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है मतलब उनके होने मात्र से जो दूसरी अवस्थाएं हैं वो और इनरिच होती हैं, मतलब उनको पोषण मिलता है, वो और बढ़ती हैं और अच्छे से बनी रहती हैं उनके होने मात्र से। वो उसको जा के कुछ कर नहीं रहा है, वो उनके होने मात्र से ऐसा हो रहा है, यानी कि वो उसके होने मात्र से वो उसके पूरक हो जाती है। जैसे कि ये लाइट है, ये लाइट को बस हम जला दे रहे हैं, हमको बढ़िया उजाला मिल जा रहा है, हमारी क्लास कितने बढ़िया से चल रही है। तो ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। तो कैसे पूरक हैं? जैसे कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था में मिट्टी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। मिट्टी को लें तो पदार्थ अवस्था में आती है मिट्टी, इसी मिट्टी में कोई बीज डाल देते हैं तो वो बीज अपने आप जो भी पोषण उसको चाहिए, चाहे कोई भी बीज हो, जो भी पोषण चाहिए वो खुद से लेता है, पानी खुद से लेता है और वो अपने आप बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ? पदार्थ अवस्था इसके पूरक हो गया। ठीक है, इतनी बात।
तो पदार्थ अवस्था इसके पूरक हुआ। अब जो ये पेड़ पौधे इस मिट्टी में बड़े हुए थे, जब ये पेड़ पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं, अंकुरित हुए, छोटे छोटे पौधे बने, अब उसकी पत्तियां झड़ती हैं सूख सूख के, हर थोड़े दिन में नई पत्तियां आती हैं, पुरानी पत्तियां सूख के झड़ती हैं। वो झड़ के क्या होती हैं, उसी मिट्टी में जाके मिल जाती हैं, उसको और उपजाऊ बनाती हैं। होता है ऐसा, है ना। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है ना। और ये पत्ते होते हैं, इसमें फूल खिलते हैं, फूल भी ऐसे ही झड़ के इस मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, खाद का काम करते हैं दीदी, होता है ना। जब ये पेड़ पौधे मर जाते हैं तो भी ये इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्राण अवस्था भी इसके लिए पूरक होता है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राण अवस्था है, यानी पेड़ पौधे हैं, इसको शाकाहारी जो पशु लोग हैं वो लोग खाते हैं। गाय खाती है, हिरण, खरगोश, बंदर, ये सब लोग इसको खाते हैं, फल फूल ये सब को, है ना। तो ये इसके लिए प्राण अवस्था जीव अवस्था के लिए पूरक होती है। हुई पूरक, यहाँ तक ठीक है? ठीक है दीदी, पीछे ठीक है ना। प्राण अवस्था भी जीव अवस्था के लिए पूरक, सब शब्द को समझ में आ रहा है ना। पूरक का क्या मतलब है? पूरक हुए मतलब उसको और एनरिच कर रहा है, उसको और पोषण दे रहा है, वो उसके कारण बना हुआ है, उसको पूरा कर रहा है वो, ठीक है। अब जब ये जीवावस्था, जीवावस्था देखिए बड़े काम का है जीवावस्था, इधर का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जीवावस्था, ये जो मलमूत्र करते हैं, ये मलमूत्र करते हैं, तो यही मिट्टी को उर्वरकता मिलती है, खाद बनता है, मिट्टी और उपजाऊ होती है ना। और क्या होता है, इनके चलने से जो कई सारे जानवर हैं वो जो मिट्टी में चलते हैं या वहाँ पे जो रहते हैं, उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पैदा होते हैं और वो इस मिट्टी को और उपजाऊ करते हैं, है ना। साथ ही साथ क्या करते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे ऐसे, और इनकी गंध भी, कई सारे जीव जंतुओं की गंध, खासकर बिल्ली, कुत्ता, इन सब की गंध से बहुत सारे ऐसे कीटाणु जो कि पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से, और जीवावस्था के मल मूत्र से ये उपजाऊ हुआ। इनके होने से ये जो मिट्टी है, यहाँ पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए जो इस मिट्टी को और उपजाऊ किए, और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके रहने से जो होते हैं, और इनकी गंध से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनको नुकसान पहुंचा सकते थे वो मर जाते हैं। इतनी बात ठीक है। ये सब एक दूसरे के लिए पूरक है। ये जो पदार्थ अवस्था है, इसी मिट्टी में हुआ पौधे, पेड़ पौधे को जीव अवस्था खाते हैं, इसी पदार्थ अवस्था का पानी ये पीते हैं, है ना। यही की जो हवा है इसको ये सांस की तरह लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक बड़ी चीज़ जो मानव के साथ भी जो होता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बना रहे हैं जब बोलते हैं तब, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन इसके काम आता है। इस तरह से एक दूसरे के पूरक हो गए। इतनी बात सबको क्लियर है, एकदम सिंपल है ना। और क्या होता है, जीवावस्था इतने काम का है। देखिए मेरी जानकारी जितनी है उतना बता रही हूँ, आप लोग को कुछ और ऐड करना होगा तो आप लोग बिल्कुल, जिनको ज़्यादा जानकारी है बताइएगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। मैं तो बस ऐसी बताई, इंजीनियर हूँ मैं, कोई ये साइंटिस्ट ये वाली कृषि वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो किसी की जानकारी होगी, दीदी लोग कहीं गांव का कुछ पता होगा तो बताना, संकोच नहीं करना, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं वही सब बता रही हूँ जो पढ़ा है रिपोर्ट में। जीव अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि यदि मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई धरती से, यदि केवल मधुमक्खी बस ही ख़त्म हो गई, इतनी छोटी मधुमक्खी, मानव जो है वो 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। हाँ,
मधुमक्खी, इतनी छोटी मधुमक्खी जब इतने काम की है तो बाकी जानवरों का तो आप सोच लो, इतने बड़े बड़े हैं। क्यों ऐसा होगा? बिल्कुल, पॉलिनेशन के कारण। पॉलिनेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं परागण, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या करते हैं ये? फूलों का पराग को लेते हैं और फिर दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं, अपना वो शहद बनाते हैं ना ये लोग मधुमक्खियाँ। तो वो पराग कण को लेते हैं, फिर दूसरे फूल में बैठे तो वहाँ पे उस पराग कण, उसी से फिर बीज बनते हैं उनके। तो वो इधर से उधर वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो इससे वो बीज बनता है और फिर वो फूल का खिलना, टमाटर और कई तरह के फूल वगैरह रहते हैं। इसी के कारण ये बहुत अच्छे से हो पाते हैं, नहीं तो वो नहीं रही मधुमक्खी तो वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही ना भैया, है ना? ठीक है, तो मेरी इतनी थोड़ी जानकारी है जितना मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग को और कुछ ऐड करना होगा तो कर दीजिएगा। तो ये जो मधुमक्खी, तितली, भौरा, छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये सब यही काम करते हैं। बंदर, ये बीज को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि ये जो हवा पानी है, हवा पानी भी ये सारे बीज को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे के लिए पूरक हैं, सब लोग सारे। तो इस तरह से ये बड़े काम की चीज़ होते हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? टाइगर को आजकल रिजर्व करके टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। इतने टाइगर बचे, ये वाला दुर्लभ जानवर हो गया है, ये मिलता नहीं है ऐसा। एक कल ही एक अच्छी न्यूज़ आई थी, न्यूज़पेपर में कल ही पढ़ रही थी। आप लोगों ने पता नहीं शायद पढ़ा भी होगा, कल की न्यूज़ थी, फ्रंट पेज पे आई थी। कर्नाटक का एक गांव है और वहाँ पे 1990 से लेके 2000 तक, मतलब 10 साल तक अकाल पड़ा, सूखा पड़ा रहा। उन लोगों ने बड़ा सूखे का मार झेला। सब ज़मीन वहाँ की बंजर हो गई थी, पहाड़ी एरिया था। और फिर वहाँ पे एक किसान थे, उनकी प्रेरणा से करीब 4500 लोगों ने मिलके वहाँ पे 3000 एकड़ ज़मीन पे पूरे पेड़ लगा दिए, पूरा जंगल बना दिया। अब हो गया 1990 से 2000 तक सूखा हुआ, लगभग 2000 के आसपास उनने पेड़ लगाना शुरू किया होगा। 3000 एकड़, सोचिए कितना ज़्यादा होता है 3000 एकड़। ये जो ज़मीन है 17 एकड़ की, बताई थी पहले दिन, 17 एकड़ है मात्र। उस मतलब 3000 के कंपेयर में मात्र है ये। 3000 एकड़ में पूरा जंगल बना दिया। और अब वहाँ स्थिति ऐसी है कि वहाँ के बहुत सारे तालाब, कुएँ, खूब सारी संख्या दी थी, अब ध्यान नहीं है, वो सारे अपने आप उसमें रिचार्ज हो गए। पानी आ गया उसमें, सभी में वाटर रिचार्ज हो गया। वहाँ पे पानी का लेवल बन गया और वहाँ इतनी मस्त बारिश होती है, खेती होती है, सब होता है। और क्या मज़ेदार बात हुई, वहाँ पे कई सारे ऐसे जो जीव जंतु या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो काम के होते हैं खेती के लिए, वो सारे विलुप्त हो चुके थे। तो वो सब विलुप्त हो चुके थे, वो वापस आ गए, वो वापस से आ गए। तो ये उनने ये पेड़ पौधे लगाए, उससे बारिश होने लगी, पदार्थ अवस्था है ना, बारिश अच्छी होने लगी। और फिर उससे कई सारे जो कीट पतंगे जो भी रहते हैं वो सब वापस आ गए। ये सारा केवल एक पेड़ लगाने से इतना कुछ हो गया। अच्छा, पेड़ लगाने से बारिश होती है ऐसा बोलते हैं, सुने होंगे, है ना? तो पेड़ पौधे जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या होता है, एक जल चक्र, वाटर साइकिल बनती है ना। पेड़ पौधे होने से और क्या होता है कि उसका जो पत्तियाँ हैं उससे वाटर वेपर निकलती है, खाना बनाता है, ये सब करता है, जड़ों से पानी खींचता है मिट्टी का और फिर वो अपना खाना बनाया और फिर वाटर वेपर निकलती है पत्तों के द्वारा और फिर उससे वातावरण में नमी बनी रहती है, उससे बादल बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं, ये पदार्थ अवस्था, और फिर बारिश होती है। तो इसीलिए बोले कि ये पेड़ पौधे बारिश को, बादल को आकर्षित करते हैं। तो पूरी बात में हमने क्या देखा, सब एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे ऊपर, हमारे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो पदार्थ अवस्था हमारे लिए पूरक है कि नहीं है? है? सभी एकमत है, जोर से आवाज़ नहीं आई, है ना? प्राण अवस्था हमारे लिए पूरक है कि नहीं है? जीव अवस्था है ना? तो ये मेरे को बताना नहीं पड़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया। पदार्थ अवस्था हमारे लिए पूरक है, प्राण अवस्था भी हमारे लिए पूरक है, जीव अवस्था भी हमारे लिए पूरक है। अब आ जाते हैं हमारा रोल। हम लोग पदार्थ अवस्था के लिए पूरक हैं,
सब चुप हो गए, किसी का सिर बस हिल रहा है, किसी के चेहरे पे हंसी दिखाई दे रही है। सोचिए अपनी कमी देख के भी जब हम हंसने लग जाए, ये कितनी बड़ी बात है। बाकी जगह हमको हमारी कमी कोई बता तो दे, मजाल है हमारी कमी बता दे। यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं अपनी गलतियों पे हंस रहे हैं आज, है ना। तो क्या बताए आप, पदार्थ अवस्था के लिए हम लोग पूरक नहीं हो पाए, है ना। हमने पहले दिन देखा कि हमने धरती को किस तरह से बर्बाद कर दिया है ना। प्राण अवस्था के लिए हम लोग पूरक हैं? नहीं है, नहीं है ना दादा, नहीं है। देखो दादा भी बोल दिए नहीं है ना। अब इतने बुजुर्ग व्यक्ति हमको बता रहे हैं नहीं है। कितनी तरह की किस्मों की अनाज थे जो हमने गायब कर दिया। हमने जो बात की पहले दिन की, आजकल खेती करने के लिए भी हमको अनाज खरीदना पड़ता है बीज भंडार से, है ना। तो हमने वो ही ख़त्म कर दिया हाइब्रिड लगा के। और हमने क्या सोचा, हाइब्रिड होने से फसल बहुत तादाद बढ़ जाएगी, ऐसा हमको बताया गया, मानव जाति को बताया गया तादाद बढ़ जाएगी, इतना बड़ा टमाटर इतना बड़ा हो जाएगा बताया गया। लेकिन जब उसका रिसर्च किए तो पता चला जो इतना बड़ा टमाटर का जो पोषण था वो उतना ही था जितना इतने बड़े में था। पोषण में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बस वो ज़्यादा बड़ा दिखने लग गया, बस उतना ही हुआ और वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो गया। दूसरा ये हुआ कि अब उसके बीच से दूसरा टमाटर नहीं हो सकता। ठीक है, जीवावस्था के लिए हम पूरक हैं? नहीं है, है ना। तो ये सारी अवस्थाएं हमारे लिए पूरक हैं, लेकिन हम किसी के लिए भी पूरक नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, एक और बच गया, मानव। दूसरे मानव तो और है ना, दूसरे मानव के साथ हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बुरे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, करना चाहते हैं, सही कार्य और व्यवहार करने के इच्छुक हैं, लेकिन नहीं कर पाते। इसी की तो पीड़ा में हम हैं और इसी पीड़ा से हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं कि हम कैसे ठीक कर लें, कैसे कर लें, है ना। तो ये मानव कौन है? ये दूसरा वाला मानव। पहले तो हम खुद हैं, अपने आप के साथ भी कौन सा हम अच्छा कर पा रहे हैं, संतुलन के साथ में कहाँ है, व्यवस्थित कहाँ है, परेशानियों में तो है ना, अंतर्द्वंद के साथ में है, अपने ही विरोधाभास में सोचते कुछ है लेकिन करना कुछ और पड़ता है। कई सारी मजबूरी बोल देते हैं उसको, परिस्थिति बोल देते हैं। खुद के साथ भी हम उपयोगी पूरक नहीं हो पा रहे, अपने संबंधियों के साथ में नहीं हो पा रहे, तो हम इनके साथ भी पूरक नहीं हो पा रहे, दूसरा भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब पूरक कैसे होंगे, पूरक कैसे हो पाएंगे? पूरक होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आवाज़ नहीं आई। पूरक होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे दादा एकदम खुश हो गए, एकदम करना चाहता हूँ, है ना। चाहते हैं कि नहीं चाहते? आवाज़ आई नहीं रही है। पूरक होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, सब चाहते हैं। कैसे होंगे पूरक? माइक में बोलिए। इधर का माइक कहाँ गया? अच्छा, वो ही उधर चला गया। हाँ, दादा बोल लेते हैं, फिर आप बोलिएगा दीदी। ऊपर करिए। विश्व नियम में चलकर। बढ़िया, ठीक है। एक मानव दूसरे मानव के प्रति इस तरह पूरक होना चाहते हैं कि जो आपसी तालमेल, जो मानव एक दूसरे को समझकर समझाकर पूरक हो, वही में मानवता आगे जाएगी। ठीक है, बढ़िया, समझकर, है ना। दादा बोले विश्व नियम को समझकर, यानी कि जो अस्तित्व का नियम है उसको हम समझ जाएं। देखो दोनों मिलके पूरक हो गए, इन्होंने नियम की बात कही, इन्होंने समझने की बात कही। तो जो हम पूर्ण समझ बोल रहे थे, यहाँ 2 नंबर का बक्सा बना था ना, पूर्ण समझ। तो जब हमारी समझ पूरी हो जाएगी तो हम इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी और इनके साथ भी, अपने साथ भी, यानी कि हम
पूरक हो पाएंगे, पूरे हो पाएंगे, समझकर जी पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से अस्तित्व की एक व्यवस्था है। और इन सभी को देखें, ऊपर की 3 अवस्था की बात कर रहे हैं। 2-3 शब्द लिख देती हूँ, बाद में और ये स्पष्ट होंगे शब्द, अभी बस लिख देती हूँ। ये सभी क्रियाशील है। क्रियाशील का क्या मतलब हुआ? ये शब्द सुने हैं ना, क्रियाशील। क्रियाशील हैं, नियंत्रित हैं। 2 शब्द लिखी हूँ, ये 2 शब्द आगे और आएंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा लिख देती हूँ। क्रियाशील है का क्या मतलब है? लगातार इसमें क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है यानी कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी है, ये सबको दिख रही है, सब बैठे हैं कुर्सी में, चेयर में, है ना। अब ये किससे मिल के बना है? जो साइंस पढ़े हैं, अणु है और परमाणु है, मूल में परमाणु है, एटम। ठीक है, अब ये एटम किससे मिल के बना है? परमाणु किससे मिल के बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोल रहे हैं दर्शन में परमाणु अंश, परमाणु के अंश। अब ये सारे अंश क्या कर रहे होते हैं? लगातार बहुत तेजी से घूम रहे हैं। भले ही ये कुर्सी हमको ऐसी दिख रही है, ये बोर्ड ऐसी दिख रहा है कि ये बस पड़ा हुआ है ऐसी एक ही जगह पे, लेकिन ये जिन परमाणुओं से बना, परमाणु मतलब जो भी चीज़ दिख रही है उसको टुकड़ा 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 करते जाएं तो आखिरी में जो सबसे छोटा टुकड़ा बनेगा, जो आँखों से भी नहीं दिखता, बड़े बड़े जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उससे भी आज तक वैज्ञानिक नहीं देख पाए, उतना छोटा टुकड़ा कर दें, उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है दीदी। अब वो परमाणु जिन टुकड़ों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे जिनसे मिलके एक पूरा बना है, वो लगातार बहुत तेजी से घूम रहे हैं। क्या स्पीड है, किसी को याद है? 8 पॉइंट समथिंग 10 to the power 23 ऐसा कुछ है ना। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से, हम सोच भी नहीं सकते इतनी तेज़ी से वो घूम रहा है इसके अंदर में। अब एक और क्रियाशील का उदाहरण, तो बहुत छोटा वाला जो नहीं दिखता वो वाला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण, अब ये कुर्सी यहाँ पड़ी है, मान लो वहाँ बाहर पड़ा, छोड़ दिए कुर्सी को, 6 महीने बाद वहीं पे पड़ी रही वो बाहर रोड के किनारे में। 6 महीने बाद आके देखोगे कुर्सी कैसी रहेगी? ऐसी ही दिखेगी? क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, आप भी क्या बोल रहे है ना, कलर चेंज क्यों हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। केमिस्ट्री वाली दीदी केमिस्ट्री की भाषा में बताइए, डिग्रेडेशन हो जाएगा, है ना। कि डिग्रेडेशन का मतलब कि क्षय हो जाएगा। एकदम कठिन भाषा बोल रहे हो ये भी मतलब उसका चूरा चूरा सा होने लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा नॉर्मल भाषा बोल देते हैं ना, चूरा चूरा सा होगा दीदी। ऐसी बाहर में रख देंगे 6 महीना तक कुर्सी को, तो वैसा भुरभुरा सा चूरा चूरा, उसका कलर डाउन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, उसमें लगातार क्रिया हो रही है। पेड़ पौधों को आपने बीज डाल दिया, पानी वानी सब मिल रहा है, तो उसको बढ़ने से रोक सकते हो क्या? कोई नहीं रोक सकते, उसमें भी लगातार क्रिया हो रही है। जानवरों को भी आप बढ़ने से नहीं रोक सकते, हम लोगों को भी, हम लोग भी लगातार क्रिया कर ही रहे हैं, है ना। तो ये सब में लगातार क्रिया है, हो ही रही है सभी में। नियंत्रित का क्या मतलब है, ये भी और इस पे आएंगे। नियंत्रित का मतलब, नियंत्रित यानी कि ये एक नियम से चल रहे हैं। हम लोग भी एक तरीके के नियम से चल रहे हैं मानव के रूप में। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को हालांकि गलत जगह पे लगा दिए हैं, दुरुपयोग ही कर रहे हैं उसका, इसलिए धरती बर्बाद कर डाले, संबंध बर्बाद कर डाले सारे, है ना। तो ठीक है, इसलिए तो आए हैं, ठीक है ना। तो नियंत्रित का मतलब नियम से चलना, है ना, नियम से चलना। तो सारी पदार्थ अवस्था भी नियम से चल रहा है, प्राण अवस्था भी, जीव अवस्था भी। कैसे नियम से चल रहा है? जैसे हम बोले वो कुर्सी को वहाँ छोड़ देंगे, वो वैसे ही पड़ी रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, कुछ नहीं करेगी। हमको पता है धूप में रख देंगे तो हमको सबको पता है कि वो वैसी की वैसी नहीं बचेगी, मतलब वो उस नियम से चली रही है, क्रियाशील भी है, उस नियम से चली रही है। पेड़ पौधे हमने लगा दिए तो हमको पता ही है कि वो बड़े ही होंगे यदि उसको सही सही पोषण मिल रहा है। कोई खाली ज़मीन है, उसको यदि हम ऐसी छोड़ दिए, काली मिट्टी वाली ज़मीन, क्या होगा? घास वास अपने आप उग जाएगी। मतलब नियम हमको पता ही है, हमको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बोले नियंत्रित है। शेर भूखा है, यदि हिरण को देखेगा तो बैठा रहेगा,
खाएगा ही खाएगा, दौड़ाएगा, पकड़ के खाएगा, है ना, नियंत्रित है ना। तो ये सब नियंत्रित है, क्रियाशील है। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो इतनी बात सबको स्पष्ट है? कोई इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कोई और अच्छी जानकारी हो पूरकता से संबंधित तो बोलना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सखाराम भैया हमारे बीच में, सखाराम भैया कुछ बताएंगे? नमस्ते। सखाराम भैया और पीछे टिकेश्वरी दीदी, एक बार खड़े हो जाइए दीदी, आप लोग आगे आ जाइए, दिख नहीं रहे, सबको पीछे होना पड़ रहा है। आगे आ जाइए भैया, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ, चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं बोलवाऊंगी। सखाराम भैया, टिकेश्वरी दीदी पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं इनके, अभी संस्थान में ही रहना हो रहा है भैया दीदी लोगों का, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। और बेटा जी लगभग 11 साल के होंगे, एक छोटी बिटिया है लगभग 5-6 साल की। भैया लोगों ने 2021 में 21-22 में 6 महीने का अध्ययन किया है यहाँ पे रह के। इनका गांव है कहाँ है भैया? अभनपुर छत्तीसगढ़ में ही है, वहाँ पे इनका गांव है, बढ़िया खेती है। भैया बहुत बढ़िया से सिलाई करते हैं सुंदर, खेती का भी इनको बहुत नॉलेज है। दीदी है अभिभावक विद्यालय में पिछले 2 साल से ना दीदी, 2 साल से लगातार छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। सोचो छोटे बच्चों को 25-25 बच्चे एक साथ, 25-30 बच्चे, छोटे बच्चे जिनको माता पिता को जीवन विद्या का नहीं पता, ऐसे बच्चों को पढ़ाना कितना टेंशन का काम, और ऐसी स्माइल के साथ पढ़ाती रहती हैं। तो ये 6 महीने का फल है जो इतने स्माइल के साथ पढ़ा पाती हैं 25-30 बच्चों को। अभी तो परिवार में माँ को एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है दिन भर, है ना। तो ये दोनों 6 महीने किए हैं। दीदी रोज़ आके वहाँ पे बैठती हैं, सुनती हैं, मेरे को फिर से सुनना है करके। भैया भी बीच बीच में आके यहाँ पे बैठते हैं। तो आप लोग कभी मिलिए। इतना ठीक बताइए भैया, कुछ जोड़ोगे प्राणावस्था के बारे में? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो अब 4:30 बज गए हैं। आगे का अपन एक बार इसमें देखती हूँ, कुछ और आगे होगा तो स्लाइड आप लोग को मिल जाएंगी, है ना, PDF मिल जाएंगे जो नए लोग आए हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने देख लिया, ये सब कुछ भी हमने बातचीत कर ली। ये वाला जो चार्ट है इसको अपन आके देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, आके इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चाय पी के आते हैं और 5 बजे मिलेंगे।